खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जेके 8:35 का वक्त हो चुका है। 14 सितंबर सन 2022 है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे, ऑफिस और कारोबारी इदारों को चलाने के लिए तैयार भी हो रहे होंगे। तो हम तैयार हैं आपके सामने न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करने के लिए, बल्कि मुल्क के अंदर और बैनुल-अक़वामी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है, सियासी उफ़क़ पर क्या कुछ अभी तुलू पज़ीर हो चुका है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आपका और हमारा साथ होगा। 3 पड़ावों पर यह प्रोग्राम चलेगा। पहले और दूसरे पड़ाव पर खबरें होंगी। तीसरे पड़ाव पर 9:40 के बाद आखिरी 15 से 20 मिनट का वक्त होगा जब हम आप और हम गुफ्तगू करेंगे, आपके मामलात हुकूमत की नज़र करेंगे। मसला सीधा सा होगा, आप घर बैठे हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करेंगे और वो कॉल बराह रास्त हमारे तक आएगी और ऑन एयर हो जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि अरबाब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिदार जो हिज़्ब हुकूमत है, हुकूमती इदारे जो हैं वो आपकी आवाज़ को सुने, आपके मसाइल को सुने और मसाइल को हल करने की एक कोशिश करे, एक पहल करे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और फॉर्मेट क्या हमें बताता है कि हमने माजी को याद करना है ताकि हाल और मुस्तकबिल हमें बेहतर हो, क्योंकि जिस कौम ने अपनी तारीख से सबक हासिल किया, अपनी हिस्ट्री को पढ़कर उसे याद रखकर सबक हासिल किया है, उसका मुस्तकबिल तारीख होने से बच चुका है। इसलिए याद करेंगे आज के दिन को और आज के दिन के अहम तरीन चंद वाक़यात आपको बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछे, जो हमनाम भी है और स्टूडियो में मौजूद भी है। बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, यानी कि आज मुल्की और आलमी सतह पर कुछ अहम और चंद वाक़यात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। यानी कि आज 14 सितंबर, आज क्या कुछ हुआ है। 14 सितंबर 1901 में अमरीकी सदर विलियम मैकेंजी को गोली मारकर खला कर दिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1917 में रूस को बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया करार दिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1949 में दस्तूर साज असेंबली ने हिंदी को हिंदुस्तान की सरकारी जुबान का दर्जा दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 सितंबर 1959 में सोवियत यूनियन का खलाई जहाज पहली बार खला में जा पहुंचा है। और आज ही के दिन साल 1960 में मादनी तेल की मसनूआत करने वाले ममालिक ने मिलकर ओपेक कायम किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2000 में, यानी कि 14 सितंबर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज M लॉन्च किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1770 में, यानी कि 14 सितंबर 1770 में डेनमार्क में आज़ादी सहाफ़त को तस्लीम किया गया है। और आज ही के दिन साल 2011 में, यानी कि 14 सितंबर साल 2011 में तमिलनाडु ट्रेन हादसे में, यानी कि एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन से टकरा गई और उस हादसे में 10 अफराद हलाक और 70 अफराद जख्मी हुए, वो आज ही का दिन था और साल था 2011। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। अब करते हैं खबरों की शुरुआत और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर की शुरुआत करते हैं सरहद से, क्योंकि सरहद से एक अच्छी खबर आ रही है। और सरहदी मामलात पर जब नज़र रखते हैं तो लद्दाख के खित्ते के अंदर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर चीनी अफवाज PLA एक तरफ से है और एक तरफ से हिंदुस्तान की अफवाज खड़ी है। पिछले 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हुआ है, आमने सामने है, कई बार मुज़ाकरात हुई है, लेकिन इस मुज़ाकरात के बीच एक मस्बत पहल भी सामने आ रही है जिसकी तस्दीक वज़ारत ख़ारजा की तरफ से की गई है। भारत और चीन की तरफ से लगातार डिसएंगेजमेंट, यानी जो फौजी इनखला का अमल है वो शुरू हो रहा है। और ये फौजी इनखला का अमल जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP-15 जिसे कहते हैं, वहां पर मुकम्मल हो गया है। ये बड़ी इत्तला आ रही है कि दोनों तरफैन के बीच इनखला का अमल PP-15 के पास मुकम्मल हो गया है और ये प्रोग्रेस कल रात देर गए मुकम्मल हो गई। और अब सबकी नजरें जो है वो जेमचोक और दिपसांग इलाके पर लगी है कि इस इलाके से भी किस तरीके से
चीनी फौज PLA को पीछे लिया जाए ताकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ये प्लेसेस जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। भारत और चीन की दोनों अफवाज की तरफ से 8 सितंबर से लगातार इनखला का अमल शुरू किया गया था और रात देर गए इसकी तस्दीक हुई कि PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी मुकम्मल हो गया है जी फौजी इनखला। और जो पिछले 16 दौर की बातचीत हुई थी उसमें जो हाई लेवल टॉक्स हो रहे थे उसमें इस बात का फैसला लिया गया था कि कोई भी अनाउंसमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक इनखला मुकम्मल नहीं होगा। और वहां पर एक प्रोसेस सेट किया गया था कि जनाब 13 तारीख तक हमने इसको करना है। 8 को फैसला लिया गया था, 13 तक करने की बात हो रही थी और कल बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी की है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स सामने आ रही है 30 अफवाज PP-15 पर जो दोनों तरफैन के साथ थे वहां से भी कोई 30 से 40 अफवाज सामने थी, यहां से भी थी, उनको कम किया गया, उनको पीछे हटाया गया और 2 से 3 किलोमीटर दोनों अफवाज जो है वो पीछे चले गए हैं। और अस्करी ज़राया जो बता रहे हैं कि इस इलाके को जहां जहां से फौजी वापस गए हैं इसे बफर जोन करार दिया गया है। इससे पहले भी जहां पर ये चीजें हुई थी उसे भी बफर जोन करार दिया गया था। ईस्टर्न लद्दाख यानी मशरकी लद्दाख के अंदर 5 मई सन 2020 को क्लैशेज हुए थे पैंगोंग झील के आसपास, जिसके बाद दोनों के दरमियान, दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान लद्दाख के खित्ते के अंदर काफी तनातनी बनी थी, काफी जबरदस्त तनाव था, फौजें आमने सामने थी और कई मकामात पर ऐसा लग रहा था कि आई बॉल टाई बॉल रहने की वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडा किया जा रहा है। 2020 के बाद अब 2022 जब सामने आया तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो पैंगोंग झील के आसपास का इलाका है उसे मुकम्मल तौर पर डिसएंगेज कर दिया गया है। याद रखिएगा इससे पहले फौजी इनखला पैंगोंग झील के आसपास जो हुआ था वो फरवरी के महीना था पिछले साल, जब विड्रॉवल ऑफ ट्रूप्स हुआ था और इक्विपमेंट्स हुआ था पेट्रोलिंग पॉइंट 17 PP-17A से जो गोगरा के पास था। और उसके बाद अगस्त में भी कुछ पेशरफ्त हुई थी और अब जाकर सितंबर 2022 में एक और पेशरफ्त हुई है जब पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर ये चीजें हुई है। अब ये जब ये सारी चीजें चल रही है, माना जरा कि दरअसल चोटी के 2 लीडर, एक तरफ से चीन के सदर जिनपिंग और दूसरी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान के अंदर मौजूद रहेंगे जहां पर दोनों आमने सामने होंगे। और उसके बाद भी कई मौके ऐसे रहेंगे जहां पर वो कॉन्फ्रेंस में साथ रहेंगे और यही कोशिश की जा रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी तरीके से खत्म हो और बाकी जो मानदा रहेगा वो दोनों लीडर्स बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे। यानी मुलाकात से कबल कुछ अहम तब्दीलियां और जमीन पर जो है वो आने वाले दिनों में दिख सकती है, यह दिफाई और अस्करी ज़राइयों का मानना है। इधर फौजी ज़राइयों का यह भी मानना है कि लद्दाख के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी लद्दाख के अंदर जो अलर्टनेस है, जो हाई सिक्योरिटी जोन बनाए गए हैं और जिस तरीके से अफवाज, चाहे वो जमीनी फोर्सेस है, समंदरी अफवाज है या फिजाई अफवाज है, तीनों अफवाज जो है, अगरचे समंदर का कोई वहां पर रोल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जो नेवी का एक पार्ट वहां पर काम कर रहा है, वो तीनों के तीनों जो है वो काफी एक्टिव रहेंगे अनलेस एंड अनटिल 2020 से कबल की पोजीशन रेस्टोर हो। जब वो रेस्टोर होगी उसके बाद भारत सरकार भी कोई फैसला लेगी। फिलहाल मैन मशीनरी इक्विपमेंट जो लगाए गए हैं उसमें किसी तरीके की कमी नहीं होगी और लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है फौज की नकल हमल के लिए, आवाम की नकल हमल के लिए, उसे भी ऑन द टॉप प्रायोरिटी रखा जाएगा। ये दिफाई और अस्करी ज़राया हमें बता रहे हैं। तो फिलहाल भारत चीन के बाद जरा आते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की ओर। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बात जरा सरहद के उस पार से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक खत लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक खत लिखा है और खत में उन्होंने जैश मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने अफगानिस्तान को खत लिखा है। उनकी गिरफ्तारी और ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि जो जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मुकीम है और इस सिलसिले में अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खत लिखा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग से सामने आ रही है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लिखा है खत। और ये खत का मानिए क्या है, क्यों ये लिखा गया है, दिफाई और अस्करी ज़राया इसको मुख्तलिफ अंदाज में ले रहे हैं।
मीडिया जराया के मुताबिक पाकिस्तान ने मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर अफगानिस्तान को खत लिखा है। मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद के सरबराह है और अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद करदा दहशतगर्द ग्रुप के अंदर उनका नाम भी है। हिंदुस्तान को इंतहाई मतलूब मसूद अजहर है और लगातार कई बार पाकिस्तान पर भी ये दबाव डाला गया कि वो मसूद अजहर को पाकिस्तान के भारत के हवाले करे। ज़राया के मुताबिक और जो लगातार बोल टीवी और दीगर ज़रा ब्लॉग है पाकिस्तान के, वो इस बात को बता रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर खारजा और वजीर दिफा को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखा गया है जिसमें मसूद अजहर की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है और कहा गया कि मसूद अजहर मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान के सूबा नंगहार में छुपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। नंगहार इलाका वो है जहां पर तालिबान जैश के कमांडर इससे पहले भी रह रहे थे और यही वजह है कि इस बार ये कार्रवाई की मांग पाकिस्तान से की गई है। पाकिस्तानी सरकारी ओहदेदारों ने जो बात सामने रखी है, उनका मानना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की जो डेडलाइंस है और जो बातें हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद पर शिकंजा कसा जाए और मसूद अजहर को भी इसी सिलसिले में जो है वो गिरफ्तार करने की बात सामने रखी जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर जो सामने इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान के नाम खत लिखा गया है जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर नंगहार सूबे के अंदर मौजूद है और उसकी गिरफ्तारी की जाए। बोल टीवी के मुताबिक, जो पाकिस्तान का बड़ा नेटवर्क है बोल नेटवर्क, उनके मुताबिक मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगहार के अंदर मौजूद हो सकता है और यह कार्रवाई वक्त की अहम तरीन कार्रवाई है जो पाकिस्तान की तरफ से पहली बार इस तरीके से कहा गया है। FATF की अपनी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान भी लगातार इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से FATF की जाल से बाहर आया जाए और यही वजह है कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन और मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर तहरीरी खत पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को भेजा गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जी मसूद अजहर को लेकर, क्योंकि मसूद अजहर इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर है। भारत की तरफ से कई बार सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर इदारों के सामने ये बात रखी गई थी और इस पर इनाम भी रखा गया था। खबर ये थी कि पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अब इस बात की तस्दीक की है कि नंगहार इलाके के अंदर देखा गया है मसूद अजहर को और यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार ने अफगानिस्तान से अब राब्ता करके उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की बात सामने रखी है। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर भी बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और बड़ा मामला है, इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया का मानना है कि बेरोजगारी का जहां मामला है वहीं इस पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं और बेरोजगारी से लड़ने के लिए हुकूमत ने खुद रोजगार कुछ स्कीमें जो बनाई हैं, कुछ रोजगार जो मंसूबा है खुद रोजगार कमाने का, इस सिलसिले में करीब 50,000 से ज्यादा मुस्तफीदीन को फायदा मिला है और साथ ही साथ इंतजामिया का दावा है कि करीब 1840 करोड़ रुपए और खुद रोजगार कमाने के लिए उन्हें दिए गए हैं, नौजवानों को दिया गया है। मुख्तलिफ स्कीमें जो है खुद रोजगार कमाने के लिए जो मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो लॉन्च स्कीमें की गई हैं, उन स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने के लिए करीब 53,000 से ज़्यादा मुस्तफीदीन को फ़ायदा पहुँचाया गया है और 1840.15 करोड़ रुपए उन्हें वागुजार किए गए, यानी कि इतने रकम उन्हें दी गई है ताकि वो खुद रोजगार कमा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 229 पंचायतों की तरक्की को तेज करने के लिए 195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और संग बुनियाद भी रखा। सरहदी इलाकों की तेज तरक्की के लिए हुकूमत वादाबंद है, इस बात का भी ऐलान कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि 50 करोड़ रुपए की लागत से 14 सड़क प्रोजेक्टों से खुशहाली आएगी, यानी सड़क खुशहाली का राब्ता है और इसे किसी भी कीमत पर जो है वो लाया जा सकता है।
चलिए इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ है श्रीनगर ब्यूरो अमीर हिलाल हांजुरी। हिलाल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, बड़ा मामला बनता जाना, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया का दावा है कि बेरोजगारी को खत्म करने के, बेरोजगारी को कम करने के लिए 1840 करोड़ रुपए जो नौजवानों को दिए गए ताकि वो खुद रोजगार कमा सके। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है मजीद? देखिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी स्तर पर नौकरियां पैदा करना, वैकेंसीज क्रिएट करना, जॉब क्रिएशन करना, इस पर मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज इसे तस्वर किया जाता है। और सरकार ने सरकारी स्तर पर जो एवेन्यूज है नौकरियों के, वो पैदा करने को उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सरकार के पास भी, क्योंकि सरकार ने पिछली बारी भी ये डेफिनेशन दी है कि जॉब का मतलब ये नहीं कि आप सरकारी स्तर पर नौकरी हासिल करें, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो क्रिएशन है, एवेन्यूज पैदा करना, वही एक सस्टेनेबल जो है जॉब होता है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत बाकायदा तौर पर इसकी एक दिशा है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर सरकार ने मुख्तलिफ बैंकों से रिलीज करने की बात कही है और कहा है कि इससे लगभग 42,000 के आसपास जो बेनिफिशरीज है उन्होंने ये लोन हासिल किए हैं और उन्होंने अपने यूनिट सेटअप किए हैं। और सरकार का ये भी दावा है कि पिछले 3 साल के दौरान लगभग 5 लाख नौकरियां इस तरह की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी सेक्टर के अंदर, चाहे किसी ने बिजनेस यूनिट खोला हो या किसी ने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट खोला हो या किसी ने कोई छोटा मोटा काम भी क्यों ना शुरू किया हो, तो लगभग 5.5 लाख के आसपास जो है एवेन्यूज या नौकरियां पैदा की गई है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है, सरकार की जनत से लोन फराहम करना और उसके बाद अपने यूनिट्स खोलना, बिजनेस यूनिट्स को ओपन करना, ये आज पहली कोई बात नहीं है, ये इससे पहले भी होता था। बड़ी बात यह है कि इस तरह का यूनिट अगर किसी ने खोला, क्या वो सस्टेन कर पाएगा? लोन हासिल करना काफी नहीं होता है, बिजनेस इनिशिएटिव जो लेना और उसके बाद इसकी शुरुआत करना काफी चीज नहीं होती है, बल्कि ये कब तक सस्टेन करेगा, ये कब तक रह पाएगा, ये कब तक मार्केट गेन पर कर पाएगा, ये स्टिक नहीं हो जाएगा, ये एक चैलेंज जो है वो होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है इस चीज का कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2019 तक 13,000 जो यूनिट्स काम कर रहे थे, खासतौर पर जम्मू के अंदर ही। और उसमें हमने देखा कि साल 2019 के बीते जो पार्लियामेंट के अंदर डेटा दिया गया है, उस पर लगभग 7,500 के करीब जो यूनिट्स है वो स्टिक हो गए थे, जबकि उससे पहले 13,000 के आसपास थे। तो उसका मतलब यह है कि 55% जो डिक्रीज है वो सस्टेन में आ गया है, कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसी तरह से जॉब को क्रिएट करना ये काफी नहीं है, बल्कि सस्टेन करना एक बड़ा चैलेंज है। और उस सस्टेनेबिलिटी को लेकर अगर सरकार के पास डेटा है और अगर उसमें वो किसी तरह की इंडस्ट्रियल या उसके साथ किसी भी बिजनेस होल्डर को कोई मदद कर पाते हैं, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट जम्मू कश्मीर के लिए हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर ब्यूरो जो बात कर रहे थे, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से कोशिशें हैं कि बेरोजगारी को कम करने, इसे ख़त्म करने, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के लिए कुछ इकदाम ज़रूर उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का, उन्होंने कल सरहदी ज़िला पुंछ का भी दौरा किया है, जहां पर करोड़ों रुपए के हवाले से जो प्रोजेक्ट थे उनको हरी झंडी दिखाई, कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई का इफ्तिताह भी किया है। जहां पर उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट पुंछ के अंदर उस पर भी काम करने के हवाले से उन्होंने हरी झंडी दिखाई कि बहुत जल्द उस पर काम शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बढ़ती अमल है, जो नौकरियों के हवा, वो साफ शफाफ बनाया जाएगा, उन्हें उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। और साथ ही साथ जो सरहद के नज़दीक लोग रह रहे हैं, उन इलाकों में जो मोबाइल नेटवर्क इशू रहता था, अब इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने खुताब में ऐलान किया कि वो जो परेशानी है लोगों को वहां पे आ रही थी, वहां पर 1 महीने के अंदर तकरीबन 20 4G टावर जो है वो नस्ब किए जाएंगे। उसके साथ साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो हॉकी एस्ट्रो टर्फ है वहां पर उसका भी इफ्तिताह किया है एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से। कई स्कूलों और पुल का भी इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट हैं करोड़ों रुपए के, जिसका उन्होंने जो है हरी झंडी दिखा दी है। पुंछ में यूथ हॉस्टल की जरूरत है। मैं इसके स्वीकृति की घोषणा करता हूं। 5 करोड़ रुपए की लागत से 1 वर्ष में ये बना दिया जाएगा। मुझे ये भी बताया गया है
कि मेडर और पुंछ के मिनी सेक्रेटेरिएट लंबे समय से नहीं बन पा रहे। सही है ना? बनना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं बने? पक्का? मेडर में 8.94 करोड़, लगभग 9 करोड़, और पुंछ में भी लगभग 8.58 करोड़ रुपए मैं मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता से अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले 15 दिनों में इसकी स्वीकृति कर दी जाए और जिला प्रशासन इसे अविलंब पूरा करे। मुझे बताया गया कि बॉर्डर एरिया में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उन्हें मोबाइल कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत है। सही है? 20 में काम हो जाएगा। 1 महीने में 20 मोबाइल टावर, 4G मोबाइल टावर की स्वीकृति पुंछ जिले को मिल जाएगी। बीटी एंड मेंटेनेंस ऑफ बीजी बलौनी रोड, ये काम भी अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा और समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस बार जब नाबार्ड की सड़कों की स्वीकृति दी जा रही तो स्वीकृति के समय जब विचार किया गया तो ध्यान में आया कि पुंछ और राजौरी 2 ऐसे जिले हैं जम्मू कश्मीर में जहां सड़कों की लंबाई कम है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा स्वीकृति नाबार्ड में पुंछ और राजौरी 2 ही जिलों को दी गई। अगर आप उठा करके देखेंगे, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं और आपको भरोसा देना चाहते हैं। चेयरमैन साहिबा करें जी साहब, ये ट्रामा सेंटर जरूर बनवा दीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि पुंछ में आने वाले समय में एक ट्रामा सेंटर स्थापित हो जाए ताकि यहाँ के लोगों का इलाज ठीक से हो सके। 12,808 बच्चे इस साल नए इनरोल हुए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बैरामंड मेंढर में स्टेब्लिश कर दिया गया है। मॉडल स्कूल पसंतीर में भी सैंक्शन किया गया है। 42 किंडर गार्डन के स्कूल यहाँ चल रहे हैं और 121 की नई स्वीकृति प्रदान की जाती है। इनकी डीपीआर बन गई है और स्वीकृति भी दे दी गई है। काम भी जल्दी पूरा किया जाएगा। 2022-23 के अंतर्गत 7,292 बच्चे जो सीजनल माइग्रेशन या मैं कहूं कि आदिवासी समुदाय के थे, उनको शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है और 128 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से उन्हें दिया गया है। 11 स्कूल ऐसे हमने चिन्हित किए हैं जो ट्राइबल स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। बिजली की व्यवस्था में पहले से कुछ सुधार हुआ है? हुआ है। और सुधार चाहिए? और ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। तो चांडक में जो ग्रिड सब स्टेशन है उसकी क्षमता बढ़ा दी जाए। आप देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस तरीके से पुंछ के अंदर जो है वो अवाम से बराह रास्त मुखातिब भी थे और उनके मुतालबात को एक एक करके हरी झंडी दे रहे थे और चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन वहाँ पर मौजूद थे और उनसे डेडलाइन के साथ काम को मुकम्मल करने की बात भी सामने रखी जा रही थी। जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मुलाजमत की बातें हो रही थी, वहाँ पर जरा ये भी याद रखिएगा कि कल पूरे दिन सीबीआई की छापामारी हुई थी और ये छापामार कार्रवाइयाँ जो थी वो पूरे मुल्क के अंदर 33 मकामात पर हुई थी और मामला था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से उस लिस्ट को जारी किया गया था जो सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती मामला था। बाद में मामले के अंदर छानबीन जब हुई तो पता लगा कि इंतहाई जो सेट क्राइटेरिया और गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं और अब जो खबर सामने आ रही है 20 से 30 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली हर एक कैंडिडेट से लिया गया है जिसने गैर कानूनी तौर पर ये पेपर हासिल किया और उसके बाद अपने आप को कामयाब करने में कामयाब वहां पर हुआ है। 20 से 30 लाख रुपया। और यह माना जा रहा है कि जो डोमिसाइल गैंग हरियाणा के अंदर मौजूद था उसी गैंग के जरिए से यहां पर भी यह काम किया गया। इससे पहले इसी गैंग ने
टीचर भर्ती लिस्ट में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। और इस पूरे मामले के अंदर जो है जी रिटायर सीआरपीएफ के अफसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एसएसबी के जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अफसर और दीगर लोगों के नाम जो है वो सरफहरिस्त सामने आए हैं। 7200 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था रिटन एग्जाम और तकरीबन 400 में उनमें 400 लोग के करीब ऐसे थे 7000 में जिन्होंने जी पैसे दिए थे इन इम्तिहानों के अंदर। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। जो स्कैनर के अंदर ये पूरा मामला आया तो सीबीआई ने मजीद कुछ बातें सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पूरा मामला चला है, कहां कहां से तार जुड़ी है। और कल पूरे दिन छापामारी के दौरान सीबीआई जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ अहम शवाहिद और सबूत भी उनके हाथ मिले हैं, जिससे इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लिखने में मजीद आसानी हो सकती है। यानी एक तो ये है। दूसरी बात ये भी जराया हमें बता रहे हैं, ये तो सब इंस्पेक्टर भर्ती लिस्ट जो फ्रॉड हुआ था, जो फर्ज हुआ था, उसमें उसकी तहकीकात का मामला है। अब इसके बाद मजीद एफए और जेई सिविल जो लगे हैं, जिन दोनों लिस्टों पर भी बादल मंडला रहे थे, उसमें भी तहकीकात होगी और मजीद गिरफ्तारियां जो है आने वाले दिनों में मुतवक्का है। इस तरीके की बात जो है सामने रखी जा रही है। लेकिन जो बात पहले भी कही गई थी 20 से 30 लाख रुपए की, वही बात कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से भी सामने रखी जा रही है कि जनाब 20 से 30 लाख रुपया रकम जो है वो वसूली गई है और गैर कानूनी तौर पर यह सारा कुछ काम जो है वो किया गया। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे आपको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिनका मानना है कि 370 की लड़ाई के लिए बनाया गया है। किसने यह बयान दिया, क्यों यह बयान आया और इस बयान के मान्य क्या है, बड़े कैनवास पर इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि ये जो वोटर की कहानी है कि बैरून रियासत वोटर यहां पर इंदराज हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर सरकारी मौकफ क्या कुछ है, वजाहत के साथ इस खबर को भी आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारा साथ देंगे। दोनों खबरों पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप वाजिबुल अदा आपका बिजली फीस है तो सरकार की तरफ से एमनेस्टी का ऐलान कर दिया गया। छोटा सा ब्रेक के बाद तीनों बड़ी खबरों पर चर्चा जारी रहेगी।